पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हो रही थी वो अनुसूचियों के बारे में बातें हो रही थी। जो अनुसूची 1 है वो कंप्लीट हो गई थी और अनुसूची 2 के बारे में चर्चा चल रही थी। अनुसूची 2 के बारे में मैंने यूँ कहा था कि अधिकारियों और पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें भी मैं बात करूँ तो कहते हैं कि जो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो राष्ट्रपति का वेतन तो होता है, लेकिन कितना होता है तो कहते हैं कि भैया राष्ट्रपति का जो वेतन बताते हैं दोस्तों वो 5 लाख रुपए बताते हैं। कितने लाख रुपए बताते हैं? 5 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना वेतन मिलता है तो कहते हैं कि भैया 4 लाख रुपए मिलता है। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, बल्कि एक आर्टिकल है, और आर्टिकल कौन सा है? 97 है। आर्टिकल 97 ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, इन दोनों को जो वेतन दिया जाता है वो कितना दिया जाता है तो 4 लाख रुपए दिया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 0 होता है। इसी प्रकार से जो लोकसभा अध्यक्ष का मैंने बता ही दिया कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो भी कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो राज्यपाल का जो वेतन होता है, राज्यपाल का जो वेतन होता है वो कितना होता है तो कहते हैं कि भैया 3.5 लाख रुपए होता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो कितना होता है तो 2,80,000 रुपए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है अन्य न्यायाधीशों का वेतन। अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन होता है वो कितना होता है तो अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। 2.5 लाख रुपए। आपने कभी सुना होगा यूपीएससी अध्यक्ष, यूपीएससी यानी कहने का मतलब संघ लोक सेवा आयोग, आरपीएससी अध्यक्ष। तो कहने का मतलब जो यूपीएससी जो अध्यक्ष का जो वेतन होता है वो कितना होता है तो उसका वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। आपने सुना होगा कभी केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय जो निर्वाचन आयुक्त होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, इस केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन होता है वो भी कितना होता है तो 2.5 लाख रुपए होता है। उसके बाद में नेक्स्ट नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का वेतन, जिसको बोलते हैं सीएजी। क्या बोलते हैं? सीएजी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। उसका वेतन कितना होता है तो उसका वेतन भी कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि सांसद का वेतन कितना होता है? सांसद का वेतन होता है ये 50,000 रुपये होता है। कितने हजार रुपये? 50,000 रुपये। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो भैया 1,60,000 रुपये होता है। 1,60,000 रुपये। उसके अलावा नेक्स्ट है, कहते हैं कि साहब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन कितना होता है तो उसका वेतन तो होता है, लेकिन भैया कितना होता है? जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश का वेतन कितना होता है तो उसका वेतन तो बताते हैं, लेकिन भैया 2.5 लाख रुपए बताते हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट है, तो जो उच्च न्यायालय है इसके अन्य न्यायाधीश होते हैं, उन अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,25,000 रुपये होता है। तो कहने का मतलब ये अधिकारी और पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है वो अनुसूची कौन सी में देखने को मिलता है? अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कहते हैं कि साहब इसी अनुसूची में जो तुम्हारे जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के जो सभापति है और उपसभापति है, इन सभी के वेतन और भत्ते का जो प्रावधान देखने को मिलता है वो अनुसूची कौन से में देखने को मिलता है? अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो अनुसूची 2 थी इसकी बातें क्या हुई? कंप्लीट हुई। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आगे बात करूं तो अनुसूची तो आती है, लेकिन अनुसूची कौन सी आती है? तो अनुसूची 3 आती है। देखो अनुसूची 3, अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या लिखा हुआ है? अनुसूची 3 में लिखा हुआ है अधिकारी व पदाधिकारी, अधिकारी व पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान। अधिकारियों और पदाधिकारियों के शपथ का जो प्रावधान है वह अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आप स्वयं को पता होगा कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान इस अनुसूची में नहीं है। ये क्वेश्चन आया था जो जेल प्रहरी की जो एग्जाम हुई थी उसमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यूं आया था कि राष्ट्रपति की जो शपथ का जो प्रावधान है वो अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। क्या? अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल इनकी शपथ का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी शपथ का प्रावधान किसी आर्टिकल पर्टिकुलर में देखने को मिलता है। जैसे राष्ट्रपति है, इसकी शपथ का जो प्रावधान पूछे तो आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल 60 आता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति की जो शपथ का प्रावधान पूछे तो आर्टिकल तो आता है, लेकिन कौन सा आता है? आर्टिकल 69 आता है। इसी प्रकार से राज्यपाल की शपथ का प्रावधान पूछे तो आर्टिकल तो आता है, लेकिन कौन सा आता है? तो 159 आता है। इसी प्रकार से उपराज्यपाल की जो शपथ का प्रावधान पूछे तो आर्टिकल तो आएगा, लेकिन कौन सा आएगा? 239 आएगा, यानी 239 आता है। इस प्रकार से कहते हैं कि साहब इन पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं देखने को मिलता है। जबकि कहते हैं कि जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश। केंद्र है और जो राज्य सरकार है
इन दोनों सरकारों के जो मंत्री होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान है। इनके अलावा जो संसद है और जो विधानमंडल है, यानी राज्य में विधानमंडल होता है तो केंद्र में क्या होती है, संसद है। इनके जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो महान्यायवादी है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, सीएजी, इन सभी, यानी कहने का मतलब इन 4 को छोड़कर जो भी पदाधिकारी आते हैं, जैसे तुम्हारे जो जितने भी ये गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, जितने भी जो मंत्री आते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, ये तुम्हारी जो सांसद और जो विधायक आते हैं, इन सभी की जो शपथ का जो प्रावधान है वो कहते हैं कि आर्टिकल जो अनुसूची कौन सी में देखने को मिलता है, अनुसूची 3 में देखने को मिलता है। तो ये अधिकारियों की शपथ और पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 इस प्रकार से क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो कहते हैं कि अनुसूची तो आएगी लेकिन अनुसूची कौन सी आएगी, 4। अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 4 में लिखा हुआ है राज्यों में अनुसूची 4 इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग देखने को मिलती हैं। ये मैं नहीं कहता बल्कि अनुसूची कौन सी कह रही है, 4 कह रही है। अब देखो दोस्तों, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें अलग अलग देखने को मिलती हैं। जैसे मैं बात करूं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अरे नाम तो आता है लेकिन किसका नाम आता है, महाराष्ट्र का नाम आता है, महाराष्ट्र ही नहीं नाम तो आता है लेकिन आंध्र प्रदेश का नाम आता है, आंध्र प्रदेश ही नहीं नाम तो आता है लेकिन भैया तेलंगाना का नाम आता है, तेलंगाना ही नहीं नाम तो आता है लेकिन दोस्तों तमिलनाडु का नाम आता है, तमिलनाडु ही नहीं नाम तो आता है लेकिन बिहार का नाम आता है, बिहार ही नहीं नाम तो आता है लेकिन पश्चिमी बंगाल का नाम आता है, पश्चिमी बंगाल ही नहीं नाम तो आता है लेकिन दोस्तों कर्नाटक का नाम आता है, कर्नाटक ही नहीं नाम तो आता है लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम आता है, मध्य प्रदेश ही नहीं नाम तो आएगा लेकिन किसका नाम आएगा, तो गुजरात का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि भैया नाम तो आएगा लेकिन राजस्थान का नाम, उड़ीसा का नाम आता है, उड़ीसा, उड़ीसा ही नहीं भैया
राजस्थान का भी नाम आता है। राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल का नाम आता है। केरल ही नहीं बल्कि असम का नाम आता है। असम ही नहीं भैया, नाम तो आता है लेकिन भैया पंजाब का नाम आता है। अरे पंजाब ही नहीं रे, नाम तो आएगा लेकिन झारखंड का नाम आता है। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं भैया, हरियाणा का नाम आता है। हरियाणा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम आता है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, नाम तो आता है लेकिन उत्तराखंड का नाम आता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि नागालैंड का नाम आता है। नागालैंड ही नहीं, सिक्किम का नाम आता है। सिक्किम ही नहीं, त्रिपुरा का नाम आता है। त्रिपुरा ही नहीं, मणिपुर का नाम आता है। मणिपुर ही नहीं, मेघालय का नाम आता है। मेघालय नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, मिजोरम का नाम आता है। मिजोरम ही नहीं, गोवा का नाम आता है। गोवा ही नहीं, पांडिचेरी का नाम आता है। पंडुचेरी, और पंडुचेरी नहीं बल्कि दिल्ली का नाम आता है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहते हैं कि साहब 28 राज्य हैं जहां राज्यसभा की सीटें अलग अलग देखने को मिलती है। अब उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें बताते हैं वो 31 है। कितनी है दोस्तों? 31। महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटें तो बताते हैं लेकिन बताते कितनी है? 19। आंध्र प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें तो बताते हैं लेकिन भैया 11 हैं। पहले कितनी थी? पहले आंध्र प्रदेश में कहते हैं कि भैया 18 सीटें थी, लेकिन जब 2 जून 2014 को ये तेलंगाना नया राज्य बना है था आंध्र प्रदेश से अलग होके, यहाँ कितनी सीट हुई? 7 सीटें। तमिलनाडु में जो राज्यसभा की जो सीटें बताते हैं वो कितने बताते हैं? वो 18 बताते हैं। जबकि बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 16। और पश्चिमी बंगाल में भी राज्यसभा की सीटें कितनी बताते हैं? 16 बताते हैं। जबकि कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 बताते हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की जो सीटें बताते हैं वो कितनी बताते हैं? 12 बताते हैं। 12। जबकि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 11 बताते हैं। अरे गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 बताते हैं, जबकि उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें 10 बताते हैं। तो राजस्थान में भी राज्यसभा की सीटें कितनी बताते हैं? 10 बताते हैं। केरल में राज्यसभा की सीटें 9 है दोस्तों। तो असम और पंजाब में राज्यसभा की सीटें 7-7 बताते हैं। कितनी कितनी बताते हैं? 7-7 बताते हैं।
झारखंड में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 6 बताते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 हैं, जबकि हरियाणा में भी राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 है। जबकि जम्मू कश्मीर में जो राज्यसभा की सीटें 4 बताते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट बताते हैं, तो उत्तराखंड में भी कितनी सीट बताते हैं, 3 सीट बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और पांडिचेरी। यहाँ जो राज्यसभा की सीटें बताते हैं वो कितनी कितनी सीट बताते हैं, एक एक सीट बताते हैं। कितनी कितनी बताते हैं दोस्तों, एक एक सीट बताते हैं। जबकि दिल्ली में राज्यसभा की कितनी सीट बताते हैं, 3 सीट बताते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जो प्रत्येक जो राज्य है वहां राज्यसभा की सीटें अलग अलग देखने को मिलती हैं। प्रत्येक राज्य मैंने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 31 हैं, तो महाराष्ट्र में 19 है। अरे आंध्र प्रदेश में कहते हैं कि 11 सीट हैं, जबकि तेलंगाना में 7 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 है, जबकि बिहार में 16 है, पश्चिमी बंगाल में कितनी है, पश्चिमी बंगाल में भी 16 है, कर्नाटक में 12 सीटें बताते हैं, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में 11-11 सीटें हैं, जबकि राजस्थान और उड़ीसा में 10-10 सीटें बताते हैं, केरल में 7 है, केरल में 9 है और असम और पंजाब में 7-7 सीटें हैं, जबकि झारखंड में 6 हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 4 है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3-3 सीटें हैं, जबकि तुम्हारा ये नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, गोवा है, पांडिचेरी है, यहाँ 1-1 सीटें बताते हैं। और दिल्ली में कितनी बताते हैं, तो दिल्ली में भैया 3 सीटें हैं। इस प्रकार से जो अनुसूची जो 3-4 है उसमें लिखा हुआ था कि राज्यों में राज्यसभा की सीटें आवंटन, ये जो तुम्हारे अनुसूची 4 है वो इस प्रकार से क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब मैं बात करूं अनुसूची 5 के बारे में। अनुसूची 5 अनुसूची 5 क्या कहती है, अनुसूची 5 क्या कहती है वो देखो दोस्तों। तो अनुसूची 5 ये कहती है कि साहब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का निर्धारण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का निर्धारण या इनके लिए विशेष प्रावधान मैंने कहा कि क्षेत्रों को लेकर। अब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का निर्धारण का जो प्रावधान है, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो ये जो प्रावधान है वो आर्टिकल कहते हैं कि भैया 244(1) में लिखा हुआ है। कौन से में लिखा हुआ है, 244(1) में। ठीक है, अब इसका जो निर्धारण किस प्रकार से होता है, इन क्षेत्रों का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इन क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सबसे पहले राज्यपाल रिपोर्ट तैयार करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, राज्यपाल रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, अब राज्यपाल जैसे ही रिपोर्ट तैयार करता है, ये रिपोर्ट किसके पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब जब राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट जाती है तो राष्ट्रपति इन क्षेत्रों का क्या करता है, निर्धारण करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब, जब राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट पर। बात समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि साहब इन जनजातियों के जो विकास के लिए, इन जनजातियों के विकास के लिए एक जनजातीय
सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है? सलाहकार परिषद। इन जनजातियों के विकास के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब साथ इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इस परिषद में 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य। अब इन परिषद के लिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जनजातीय जो विकास के लिए सलाहकार जो परिषद होती है, इस परिषद के लिए नियम बनाने का कार्य कौन करता है? तो नियम बनाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। क्या भारत में इन जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण हुआ है? हाँ, हुआ है। अब तक कितने राज्यों में हुआ? तो अब तक दोस्तों कहते हैं कि 20 राज्यों में हुआ। इन 10 राज्यों में हुआ। कितने राज्यों में हुआ है? 10 राज्यों में हुआ है। अब वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन राजस्थान का नाम आता है। अरे राजस्थान ही नहीं दोस्तों, नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि गुजरात का नाम आता है। गुजरात ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन महाराष्ट्र का नाम आता है। अरे महाराष्ट्र ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन भैया मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन झारखंड का नाम आता है। झारखंड ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? तो उड़ीसा का नाम आता है। अरे उड़ीसा ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन किसका नाम आता है? तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। और आंध्र प्रदेश ही नहीं, नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि किसका नाम आता है? तेलंगाना का नाम आता है। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो अनुसूची है 5, वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का निर्धारण। अब साहब इनका निर्धारण कैसे होता है? तो राज्यपाल की जो लिखित रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या इन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। मैंने ये कहा कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, इनके क्षेत्रों के निर्धारण के लिए, इनके विकास के लिए एक सलाहकार परिषद का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और जो सलाहकार परिषद है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के लिए जो नियम बनाने का कार्य कौन करता है? तो नियम बनाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने यूं कहा कि ऐसा कितने राज्यों में हुआ है? ऐसा 10 राज्यों में हुआ है, जिसमें कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का नाम आता है, राजस्थान का नाम आता है, गुजरात का नाम आता है, महाराष्ट्र का नाम आता है, मध्य प्रदेश का नाम आता है। अरे नाम तो आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड का नाम आता है, उड़ीसा का नाम आता है, तेलंगाना का नाम आता है और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। तो ऐसे करके तुम्हारी जो अनुसूची जो 5 है वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों अनुसूची 6। अनुसूची 6, इसमें क्या लिखा हुआ? अनुसूची 6 में लिखा हुआ है दोस्तों कि साहब भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा यानी जो भारत के कौन से राज्य? उत्तरी पूर्वी राज्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा विशेष आर्थिक सहायता के लिए
विशेष पैकेज दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य बताते हैं, भारत के कौन से राज्य? उत्तरी पूर्वी राज्य। इन उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए कहते हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा विशेष पैकेज प्रदान किया जाता है, और वो विशेष पैकेज कहते हैं कि साहब किन राज्यों को प्रदान किया जाता है? तो 4 राज्य हैं जिनको बोलते हैं, बोलते तो हैं लेकिन बोलते क्या हैं? तो उनको बोलते हैं ममता। ममता। एम का मतलब होता है मेघालय, एम का मतलब होता है मिजोरम, टी का मतलब होता है मेघालय नहीं, मणिपुर है भाई। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके आर्थिक सहायता के लिए राष्ट्रपति है वो विशेष पैकेज प्रदान करता है। ठीक है, अभी ये भी मैं नहीं कहता, ये भी कहते हैं कि एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा कहता है? 244(2) कहता है ये बात। आर्टिकल कौन सा कहता है? 244(2). तो इस प्रकार से तुम्हारी जो अनुसूची 6 है वो भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, तो एक अनुसूची आती है, अनुसूची अनुसूची 7। ये क्या कहती है? अनुसूची जो 7 है वो क्या कहते हैं? तो इसमें दोस्तों सूचियां हैं। क्या है? सूचियां। इसमें सूचियां हैं, और सूचियां कितने प्रकार की होती हैं? तो सूचियां 3 प्रकार की होती है। इसमें लिखा हुआ है कि सूचियां 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। सूचियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सी सूची है देखो, एक एक सूची के बारे में देखते हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 1 पे नाम आता है संघ सूची का। नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 पे नाम आता है समवर्ती सूची। अनुसूची 7 में लिखा हुआ है सूचियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची के बारे में मैं बात करूं तो इस सूची पर जो कानून है, वो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है दोस्तों। किस सरकार का होता है? केंद्र सरकार का। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। अब इस सूची में जो विषय बताते हैं वो विषय कितने हैं? तो वो विषय बताते थे पहले विषय। तो इस सूची में जो पहले विषय थे वो 97 थे। लेकिन इस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इस सूची में जो वर्तमान में जो विषय बताते हैं वो विषय तो बताते हैं, लेकिन भैया 100 बताते हैं। कितने विषय बताते हैं? 100। ठीक है, बात समझ में आई होगी।
उसके बाद में राज्य सूची। इस सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है, वो कानून बनाने का अधिकार कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का। कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का। इस सूची में जो पहले विषय थे, पहले विषय, वो पहले विषय कितने थे? तो कहते हैं कि पहले 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में विषय कितने हैं? तो वर्तमान में जो विषय बताते हैं वो भैया कितने बताते हैं? तो 61 बताते हैं। कितने बताते हैं? 61। उसके बाद में आती है तुम्हारी समवर्ती सूची। इस सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है, वो कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? तो केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का। केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस पर कानून बना सकती है। इस सूची में पहले विषय कितने थे? इस सूची में जो पहले विषय थे वो 47। लेकिन इस सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में जो विषय बताते हैं वो कितने बताते हैं? तो 52 विषय बताते हैं। ये तो इसके बारे में ही, यानी शॉर्टकट में जो जानकारी थी वो कंप्लीट। यानी मैंने कहा कि साहब अनुसूची 7 में क्या लिखा हुआ है? तो सूचियां लिखा हुआ है। मैंने ये भी बताया कि ये जो सूचियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। उसके बाद में मैंने यूं बताया है कि साहब जो संघ सूची है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और इस सूची में पहले विषय कितने थे? 97। वर्तमान में विषय कितने हैं? 100 है। उसके बाद में नेक्स्ट मेरी जो बात हुई तो मैंने कहा कि राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। और इस सूची में जो पहले कितने विषय थे? 66। और वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। अब क्यों है, कैसे, ये तो मैं बताऊंगा। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का है। और इस सूची में जो पहले विषय थे वो कितने थे? 47 थे। और वर्तमान में विषय कितने बताते हैं? 52 विषय बताते हैं। कितने विषय बताते हैं? 52। तो इसके बारे में, यानी जो प्रत्येक जो सूची है उसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो संघ सूची के बारे में। देखो संघ सूची, अब संघ सूची के बारे में क्या कहा जाता है? संघ सूची के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इस सूची में जो विषय थे वो 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 100 विषय देखने को मिलता है। इस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। अब इसके विषयों के बारे में बात करूं, जैसे इसके विषयों के बारे में मैं बात करूं तो कहते हैं कि भैया नाम आता है वो नागरिकता का नाम आता है। नागरिकता, नागरिकता ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन जनगणना का नाम आता है। जनगणना ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन आयात शुल्क का नाम आता है। आयात शुल्क ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन निर्यात शुल्क का नाम आता है। निर्यात शुल्क, निर्यात शुल्क ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन सीमा शुल्क का नाम आता है। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन युद्ध शुल्क, युद्ध शुल्क ही नहीं दोस्तों बल्कि जो नाम तो आता है, लेकिन जो जितने भी दूर संचार के जो साधन होते हैं, जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन, डाक तार सेवा, तुम्हारा ये जो टेलीविजन है,
इसके अलावा तुम बैंकिंग सेवा है, तुम्हारा जो यूएनओ है, केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है, आयोग, तुम्हारा जो यूपीएससी आता है जिसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, और केंद्र के जो भी पदाधिकारी आते हैं, केंद्र के जो भी पदाधिकारी आते हैं वो भी कौन सी सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। यूं कहा जाता है दोस्तों कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो यूं कहा जाता है ये 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था भैया, और ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस जो अनुसूची है, इस अनुसूची में कुछ और जोड़े गए हैं विषय, जिसमें कहते हैं कि नाम तो आता है लेकिन सशस्त्र बल का नाम आता है। सशस्त्र बल ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन कहते हैं कि भैया परीक्षण कर का नाम आता है। परीक्षण कर ही नहीं बल्कि नाम तो आता है, लेकिन अखबार कर का नाम आता है। तो कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भी इसी संघ सूची में कुछ विषय जोड़े गए, जिसमें सशस्त्र बल का नाम आता है, परीक्षण कर का नाम आता है, अखबार कर का नाम आता है। तो ऐसे करके तुम्हारी जो संघ सूची है उसकी जो बातें हैं वो कंप्लीट होती हैं, और नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो अगली कक्षा में बातें करेंगे।